नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में जो पेपर 2 का कुछ सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों के बारे में, तीनों का जो इतिहास है और उसके साथ साथ जो हमारे सिलेबस में रचनाकार हैं जैसे कबीर, सूर, तुलसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन सारे जितने भी हमारे सिलेबस में जितने भी कवि हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। आज से हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल। अब देखिए, आधुनिक काल को पढ़ने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आधुनिक काल में हम क्या कर सकते थे, सबसे पहले पेपर 2 उठाते अगर आधुनिक काल में, तो उसमें कुछ रचनाकार हैं जिनकी कहानी, जैसे मान लीजिए कहानियां हैं एक दुनिया समानांतर, तो ये आधुनिक काल की रचना है, तो इसको हम पढ़ सकते थे। लेकिन क्या करेंगे हम इसमें, मैं आपको सिलेबस में बता रहा हूं क्या करना है। देखिए, पेपर 2 अलग है और पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 में खंड ख जो है, इसमें हमें आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है, तो नवजागरण पढ़ना है, गद्य का विकास पढ़ना है, भारतेंदु मंडल पढ़ना है और प्रमुख लेखक जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर कविता में हम आएंगे तो छायावाद के बारे में, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। प्रमुख कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो तीसरा पॉइंट है सिलेबस में हमारे, वो है कथा साहित्य। कथा साहित्य में हमारे पास उपन्यास है और यथार्थवाद है। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास है। प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं, भीष्म शाहिनी हैं, जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बिहार पीसीएस के सिलेबस में पेपर 2 में जब हम आएंगे तो उपन्यास में चेंज है, जैसे शेखर एक जीवनी है वहां पे, यहां यूपीएससी में शेखर एक जीवनी नहीं पढ़नी है हमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो सारा चीज अलग है। फिलहाल हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पेपर 1 का खंड ख है। इसी के साथ साथ हम हिंदी कहानी जो हमारे सिलेबस में है वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली चीज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसी में हम जब ये चीज पढ़ लेंगे कि हिंदी कहानी क्या है, कहानी के तत्व क्या हैं, उद्भव कैसे हुआ कहानी का विकास कैसे हुआ, उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की जो किताब, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, जो प्रेम मंजूषा में अमृत राय ने संकलित की हैं, उसको पढ़ेंगे और एक दुनिया समानांतर की सारी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए आज शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि साहित्य की विधाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने जो लिखा है इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस इसमें से एक वाला ये पॉइंट हमें उठा लेना है, बंध आधारित। जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में अलग अलग प्रकार की विधाएं होती हैं। अलग अलग प्रकार की विधाएं किस तरह से डिवाइड की गई, जैसे भाषा पर आधारित विधाएं, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम कहानी की बात करें तो हिंदी की कहानी, उर्दू की कहानी, भोजपुरी की कहानी, अंग्रेजी की कहानी, फारसी भाषा की कहानी, इस तरह से जब हम भाषा पर आधारित करेंगे विधाओं को तो उसको कहेंगे भाषा आधारित। ठीक वैसे ही अर्थ के चमत्कार पे आधारित, यानी कि जो अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का चमत्कार हो रहा है, यानी वो कहानी अर्थ के आधार पर ज्यादा चमत्कृत कर देने वाली है या कम चमत्कार उत्पन्न करती है पाठक के मन में, ये समझना होता है। व्यक्ति और बाह्य विश्व के आधार पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। विषय और विषयी, मतलब किसी एक विषय पर लिखना या किसी विषयी पर लिखना, विषय और विषयी दोनों अलग चीजें। हम मेन आते हैं बंध आधारित। शैली, आपको पता है शैली आधारित भी होती है रचनाएं, और इंद्रिय माध्यम, मतलब किस प्रकार का इंद्रिय सुख उस रचना को पढ़कर मिलता है। हम बात करें बंध आधारित साहित्य की विधाओं के बारे में, तो इसमें हमने ये जो फ्लो चार्ट बनाया है आपको ये ध्यान देना होगा। बेसिकली गद्य, काव्य और उसके साथ साथ चंपू शैली, ये 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 विधाएं आप कह सकते हैं। ये तो शैली, पद्य शैली, गद्य और चंपू। चंपू काव्य का मतलब क्या होता है, जहां गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर रचनाएं लिखी जाएं। एक कोई किताब उठाइए, उस किताब में कुछ गद्य हो, कुछ पद्य हो, फिर गद्य के बाद पद्य, पद्य के बाद गद्य, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो चंपू काव्य है। अब हम बात करते हैं पद्य और गद्य विधाओं में अलग अलग कौन कौन सी विधाएं हैं। तो देखिए, पद्य में 2 तरह से विधाओं को बांट दिया जाता है। ये बिल्कुल भी कहानी का इतिहास नहीं बता रहा हूं मैं, अभी मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं इस वीडियो में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि साहित्य क्या है, उसकी विधाएं किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं गद्य और पद्य में। तो फिलहाल हम बात करें अगर पद्य से संबंधित विधाओं की, पद्य का सीधा मतलब है पद या कविता, और गद्य का मतलब है कहानी।
पद्य की रचना इस मनस्थिति में की जाती है जब कोई भावावेश में हो, आपके अंदर कोई भाव आए और अचानक से बहुत तेजी से, जैसे किसी से आपको प्रेम है तो प्रेम का भाव अगर आपके अंदर बह रहा है, किसी समय में बहुत तेज हो गया ये, तो इस समय में आप जो रचना लिखेंगे वो कुछ ना कुछ कविता शायरी, जैसे दिल टूटता है लोग शेरो शायरी करने लगते हैं, तो इस तरह की चीजें आएंगी कविता में। किसी का दिल टूटा है वो कहानी लिखने नहीं बैठेगा, कहानी लिखने में बहुत लंबा टाइम लगेगा और धीरे धीरे भावनाएं जल्दी उठती हैं, जल्दी शांत हो जाती हैं लहरों के जैसे। तो कहानी लिखने के लिए आपको एक ऐसा समय चाहिए, आपकी एक मनस्थिति जो होनी चाहिए वो आप कह सकते हैं तटस्थता का भाव होना चाहिए, तब आप कहानी ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे। कविता लिखने के लिए तटस्थता नहीं चाहिए, भावावेश चाहिए। भाव जितना तेज है कविता आप उतनी जल्दी जल्दी लिखेंगे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाव आधारित कविता होती है, कविता में शिल्प भी होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, तो आपको तो ये बातें पता होंगी। चलिए बात करते हैं पद्य पे। तो पद्य जो है इसमें मुख्यतः दो तरह के काव्य देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। हमने इस सारी चीजों को वीडियोस में डिस्कस किया है, चूंकि हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ चुके हैं, तो पद्य वाला पूरा का पूरा खंड ही हम देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो प्रबंध काव्य की बात करते हैं। प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। अब खंड काव्य क्या है? खंड काव्य का मतलब है किसी व्यक्ति को उठाया, उसके जीवन के कुछ अंश पर लंबी कविता या एक पुस्तक ही लिख दी जाए, उसे हम कहते हैं खंड काव्य। जैसे भगवान राम है तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है क्योंकि संपूर्ण चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन खंड काव्य का मतलब क्या है आप समझिएगा, पूरे महाभारत से किसी एक खंड को ले लिया जाए, गीता का जो ज्ञान दिया जा रहा है कृष्ण के द्वारा, सिर्फ उस खंड पर कविता लिख दी जाए, उसको हम कहेंगे खंड काव्य। और वही महाकाव्य तब हो जाएगा जब पूरा का पूरा महाभारत लिखा जाए। अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लो कर्ण है, तो कर्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके समस्त आयामों को अगर एक कविता में पिरो दिया जाए, एक रचना में पिरो दिया जाए, तो उसे हम महाकाव्य कहेंगे। खंड काव्य और महाकाव्य, मैं अभी इसको डिटेल में भी डिस्कस पीछे के वीडियोस में कर चुका हूं कि महाकाव्य के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या कसौटियां हैं जिन पर काव्य अगर कसा जाए तो उसको महाकाव्य कहेंगे। जैसे 8 सर्ग हो गया, उदात्त चरित्र हो गया, उदात्त कथानक हो गया, उससे एक उदात्त अर्थ मिलता हो, ये डिस्कस्ड है। अब हम बात करें मुक्तक काव्य की, तो मुक्तक काव्य में कई तरह की अलग अलग डिविजन्स हैं। जैसे एक होता है गीत, दूसरा है प्रगीत और अन्य। अन्य में क्या हो गया? गजल हो गया, चतुष्पदी हो गई, कुछ और पद हो गए, लंबी कविता हो गई। लंबी कविता में हमारे सिलेबस में निराला की कविता भी है, वो हमें पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा भी हमें पढ़नी है, वो भी एक लंबी कविता है। तो जैसे जैसे हम आधुनिक काल में पद्य में जाएंगे, कविता में जाएंगे, तो हम इन रचनाकारों की रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम आते हैं गद्य। अब गद्य में इतने तरह के अलग अलग मैंने लिखे हुए हैं नाम। जैसे कि गद्य में आता है निबंध, निबंध के बाद आलोचना, फिर कहानी, पत्र, उपन्यास, संस्मरण, ये जीवनी लिखा था। आत्मकथा 2 बार हो गया क्या? हाँ 2 बार हो गया। चलिए, आत्मकथा, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, इसके अलावा रिपोर्टाज, ये सारा का सारा, संस्मरण नहीं लिखा मैंने, संस्मरण, ये सब जो है वो गद्य की विधाएं हैं। गद्य में अलग अलग तरह के गद्य लिखे जाते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है गद्य में? तो देखिए हमारे सिलेबस, देखिए इसमें नाटक भी नहीं लिखा मैंने, आप इसमें ऐड करिएगा नाटक, नाटक और एकांकी। जो यूपीएससी का सिलेबस है इसमें आधुनिक काल में हमें पढ़ना है कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, नाटक और रंगमंच, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख रचनाकार, हिंदी रंगमंच का विकास, आलोचना पढ़नी है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, इसके साथ साथ कुछ प्रमुख आलोचक, और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं जैसे ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, ये हमारे सिलेबस में है। इन सब के बारे में हम अलग अलग से समझेंगे। आज से हम जो शुरुआत करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले कहानी का उद्भव, विकास और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं, इसमें से उठा लेते हैं ये वाला पोर्शन, कहानी, और इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, कहानी क्या होती है। देखिए यहां एक परिभाषा लिखा है, लेकिन यह परिभाषा क्या आज के कहानी पर पूरी तरह से लागू होती है, यह भी सोचने वाली बात है। ऐसा आख्यान जो यथार्थ का उद्घाटन करता है, आकार में छोटा होता है, एक बार में पढ़ा जा सकता है, पाठक पर एक समन्वित प्रभाव डालता है, को कहानी कहते हैं। आप देखिएगा, ऐसा आख्यान जो यथार्थ का उद्घाटन करता है। क्या जरूरी है कि कहानी यथार्थ का ही उद्घाटन करे? नहीं। क्या जरूरी है कहानी आकार में छोटी ही हो? बिल्कुल नहीं।
क्या कहानी को जरूरी है एक बार में पढ़ा जा सकता है? नहीं। अगर कहानी बड़ी है तो एक बार में संभव है कि नहीं पढ़ा जाए, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उपन्यास को भी एक बार में पढ़ जाते हैं, तो इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। पाठक पर एक समन्वित प्रभाव, पाठक पर प्रभाव तो लगभग सारी रचनाएं डालती हैं, कहानी भी जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी, कितनी भी खराब कहानी हो या अच्छी कहानी हो, जैसी कहानी हो कुछ ना कुछ तो असर डालेगी। दरअसल बात क्या है कि अभी एक चीज और समझते हैं, कथा और कहानी में क्या अंतर है। कहानी जो है वो आधुनिक काल की देन है, कहानी जो है वो आधुनिक काल की देन है, एक तरह से कहें तो यथार्थवाद की देन है। लेकिन कथा की बात करें तो कथा हमारे सनातन संस्कृति या फिर भारत की बात करें तो यहां पर कथा बहुत पहले से चलता आ रहा है। कथा में क्या होता है और कहानी में क्या अंतर है? तो कथा को आप ऐसे समझिएगा कि कथा में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होगा, ज्ञान तो वैसे कहानी में भी होता है, मगर कथा जो लिखी जाती है वो ज्ञान के लिए ही लिखी जाती है कि अंत में कुछ ना कुछ एथिक्स, कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज आपको कहानी के माध्यम से, उस कथा के माध्यम से सिखाई जाए। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सब कहानियां नहीं है, ये सब कथाएं हैं। आप सुनते होंगे पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, रामायण की कथाएं, महाभारत की कथाएं। रामायण की कहानी नहीं कहेंगे आप, महाभारत की कहानी नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है? तो कथा और कहानी में इस तरह से अंतर है। कथा हमारी भारतीय संस्कृति में था, मगर कहानी हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं थी। माना जाता है कहानी का भारत में आगमन पश्चिमी सभ्यता की देन है, वेस्टर्न कल्चर से ही कहानी आई है। वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो एक नाम आता है, एडगर एलन पो अमेरिका के रहने वाले थे। 1809 से 1849 के बीच में ये जिंदा थे, मतलब 40 साल ये मात्र इनकी जीवन काल जो इनका था वो 40 साल का था। तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम से कहानी आई, स्टोरी जिसको कहते हैं, और भारत में उसको हम कहानी, हिंदी में उसको कहानी कहते हैं। तो ये पश्चिम से आया आधुनिकता। अब ये कहानी का उद्भव विकास हम पढ़ेंगे। दरअसल कहानी में क्या है कि एक दो चीज आप समझिए, एक होता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद जो है ये सबसे पहले आता है पश्चिम में। रियलिस्टिक, जिसको रियलिज्म कहते हैं, किसी चीज को रियलिस्टिक वे में समझना, प्रैक्टिकल वे में समझना, उसे हम यथार्थवाद कहते हैं, जो सत्य है, जो यथार्थ है। यथार्थवाद की ही देन है आधुनिक कहानी जो है हमारी, ये यथार्थवाद की ही देन है कहीं ना कहीं। हालांकि कहानियों में हम आदर्शवाद भी देखते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे आगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा। फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि एडगर एलन पो जो थे, जो 40 वर्ष तक जीवित रहे और ये अमेरिका के थे, इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी और यहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको हम शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट, हिंदी में लघु कथा आंदोलन कह सकते हैं, लघु कहानी आंदोलन कहेंगे। हालांकि शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट आप इसको याद रखिएगा। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत किसने की भाई? तो एडगर एलन पो ने की। ये पश्चिमी सभ्यता की देन है कहानी। अब इसमें क्या है कि यहां पर जो परिभाषा मैंने कहानी की लिखी है, ये एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी को ही परिभाषित करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आख्यान जो यथार्थ का उद्घाटन करता हो तो करता है। आकार में छोटा होता है, शॉर्ट स्टोरी है तो आकार में छोटी ही होगी। एक बार में पढ़ा जा सकता है, शॉर्ट है तो एक बार में पढ़ सकते हैं, और पाठक पर एक प्रभाव तो डालेगा ही। तो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत जब एडगर एलन पो ने की, उसके बाद से कहानियां लिखी जाने लगी, छोटी छोटी कहानियां और एक मध्यम आकार की कहानियां लिखी जाने लगी। भारत में भी धीरे धीरे ये कहानी आई। जब हम गद्य के विकास की बात करते हैं तो भारत में भारतेंदु युग के बारे में हम बात करते हैं और भारतेंदु मंडल के बारे में बात करते हैं। तो भारतेंदु युग क्या था, भारतेंदु मंडल क्या है, ये हम पद्य में भी बात करेंगे और गद्य में भी बात करेंगे। पद्य में भी भारतेंदु युग के बारे में हम जो पढ़ेंगे, जो पद्य के समय में पढ़ेंगे, आधुनिक काल जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, और आधुनिक काल में हम गद्य भी पढ़ेंगे, पद्य भी पढ़ेंगे। चूंकि गद्य की रचनाएं पहले कम हुआ करती थी, बाद में रचनाएं गद्य की हुई। गद्य का विकास इस तरह से भी हुआ। गद्य के विकास के पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का आविष्कार होना। प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार होगा तो गद्य आप
छाप सकते हैं और लोगों तक बांट सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ पद्य की बात करें तो ये दिक्कत हो जाएगी। पद्य है तो पद्य में एक लय होता है, एक सुर है, एक ताल है, आप उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आपको गाना आसानी के साथ याद हो जाएगा, कहानी आपको आसानी से याद नहीं होगी, शायरी आपको आसानी से याद हो जाएगी, मगर किसी का कथन आपको आसानी से याद नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है उसके सुर और लय और ताल में होना। सुर लय ताल में कुछ चीजें हैं तो वो विकसित हो जाएंगी, वो लोगों को याद हो जाएंगी, और लोगों को याद हो जाएंगी तो वो अपने आप दूर तक फैल जाएंगी। रामचरितमानस ले लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कितने लोग बैठ के लिखते, लेकिन रामचरितमानस में एक गेयता है, गा सकते हैं उसको आप, एक उसमें लय है, छंद पर आधारित है। तो इससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि अगर छंद आधारित है, लय है, उसमें एक गेयता है, तो आपको याद हो जाएगी। याद हो जाएगी तो आप दूसरों तक बताएंगे, दूसरे को याद हो जाएगा, ऐसे पूरी रचना फैल जाएगी। इसीलिए आधुनिक काल से पहले भक्ति काल में, आदिकाल में, रीतिकाल में तो थोड़ा बहुत है भी, तो भक्ति काल आदिकाल में गद्य बिल्कुल न के बराबर मिलता है। न के बराबर का मतलब मान लीजिए 1% गद्य था, आदिकाल में 1% गद्य था, 99% आपको मिल जाएगा पद्य। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। अभी फिलहाल में आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में 80-90% आपको गद्य मिलेगा, 10% आपको कविता मिलेगी। आप देखिए कविता की किताबें अब उतनी नहीं आती हैं जितनी कहानी या उपन्यास की किताबें आती हैं। तो कहानी का विकास अगली क्लास में हम समझेंगे। तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है कि कथा और कहानी में क्या अंतर है, शॉर्ट स्टोरी मोमेंट में एडगर एलन पो का क्या योगदान था और कैसे भारत में कहानी आई। अगली बार हम समझेंगे कि कहानी में क्या तत्व होते हैं, कहानी को किस आधार पर हम समीक्षा करेंगे, किसी कहानी की तो किस आधार पर करेंगे, कहानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से, किन किन तत्वों से कहानी का निर्माण होता है, ये हम समझेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि भारत में हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, और धीरे धीरे हिंदी के कहानी का विकास किस तरह से आगे बढ़ा, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ें, और डिस्क्रिप्शन में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के शुरुआत से आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के तत्व और हिंदी कहानी के उद्भव और विकास से संबंधित वीडियोस के साथ। धन्यवाद।